तो आज का HTML का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स के बारे में। अब अभी तक जो भी हम HTML में लिखते हुए आ रहे थे ना, वो हम ब्राउज़र पे प्रिंट कर रहे होते थे। मीन्स के हम एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते थे। HTML एक तरीके का क्या होता है, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लो तो नोटपैड होता है। ठीक है, नोटपैड, ओ सॉरी, नोटपैड बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपके पास एक न्यूज़ आती है, आप उसको रीड कर सकते हो, खाली उसको पढ़ सकते हो। तो इसी तरह से ब्राउज़र में HTML आपको एज अ न्यूज़पेपर की तरह काम करता है। आप इसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे रहे होते हो कि यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड करे। सही है। आवाज़ आ रही है पीछे तक? तो इसको रख देते हैं माइक को। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन, हम अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, HTML के जो अभी तक हमने टेक्स्ट पढ़े ना, उन टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अब उस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास, हेलो हेलो, उस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हमने पढ़े, जैसे टेबल्स, इमेजेस, लिस्ट, और इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट है। फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई सर्वे किया होगा जिसके अंदर आप चाहते हो कि यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़े नहीं बल्कि अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे। ठीक है, इनपुट, यूज़र से इनपुट लेना। अभी तक आप उसमें बता रहे थे कि मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मेरी लिस्टें ये हैं। अब आप उससे पूछोगे कि आपका नाम क्या है, सही है, आपका काम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या चीज़, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, HTML में फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो HTML फॉर्म्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले कि आज का टॉपिक का क्या है कि आप लोग समझो कि फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके पर्पस जो कि मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि पर्पस क्या होता है HTML फॉर्म्स का, कि आप यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो। दूसरी चीज़, बेसिक देखेंगे फॉर्म्स किस तरह से यूज़ होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि फॉर्म्स के साथ ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपना एक फॉर्म क्रिएट करते हो। उसके बाद इनपुट्स ग्रुप्स कैसे करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग होगी लेआउट्स वगैरह की कि किस तरह से होता है। तो फॉर्म्स मैंने आपको बताया क्वेश्चनरी या फिर सर्वे होता है एक वेबसाइट का, जिसके अंदर आप यूज़र से सर्वे कर रहे होते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हो कि आपका ना आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आप एक सेशन बना रहे हो कि कॉन्टेक्ट अपनी मुझे दो। तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो अपनी ईमेल, अपना नाम वगैरह लिख के सबमिट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरी चीज़ एग्जाम्पल ले लें कि एक प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका नाम बताना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी होती है। तो वो सारी चीज़ें लिखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, HTML में फॉर्म्स होते हैं। अब फॉर्म्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके लिए मैं पहले VS कोड खोलता हूँ इसमें, और साथ के साथ देखते जाएंगे, करते भी जाएंगे। VS कोड ओपन करने के बाद अब हम अपना फ़ोल्डर खोलेंगे, क्योंकि ये किसी और का फ़ोल्डर ओपन है इसमें। तो हमने डी के अंदर हमारा फ़ोल्डर ये वाला है, और सेशन 7 के बाद हमारा सेशन हो जाएगा 8। ये इतना सिंपल सा है, मैं स्टार्ट से लेके यही प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी इसे नहीं समझ पा रहे हो। इसमें फ़ोल्डर्स बनाने में, फाइल्स बनाने में, अपलोड करने में मिस्टेक कर रहे हो। तो ध्यान से देखा करो, जब मैं चीज़ें करूँ ना, वही चीज़ें आपने करनी होती हैं अपने साइड। बस मैंने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बनाने के बाद इस फ़ोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये VS कोड के अंदर मेरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होती है index.html की, और उसमें बॉयलर प्लेट लगाते हैं हम, और उसको टाइटल देते हैं HTML फॉर्म्स। टाइटल के बाद हमें पता है बॉडी के अंदर सही है, इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो मुझे लिखने में परेशानी होगी। तो हम एक हेडिंग लगा देते हैं, टुडे वी आर लर्निंग HTML फॉर्म्स, और उसको गो लाइव पे क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। सिंपल सीधा सा स्टेप है ये। ठीक है, हमारी हेडिंग आ गई। तो फॉर्म्स में हमें, जैसे कि हम बाकी चीज़ें पढ़ रहे थे, हम लिस्ट बनाते थे तो हम लिस्ट की टाइप बताते थे कि UL होगी या फिर OL होगा, OL से ऑर्डर लिस्ट, UL से अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरह फॉर्म बनाने के लिए भी हमारे पास एक टैग होता है फॉर्म। सिंपल, वैसे तो बिना टैग के भी आप कर सकते हो,
अब ये जब हम H1 लिखते हैं ना, तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो खाली, ये रीड ओनली कहलाता है। इसको आप ना अपडेट कर सकते हो ना इसके अंदर कुछ लिख सकते हो, लेकिन आपने लेट से कि लिखवाना है यूज़र से, इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है इनपुट का। सिंपल हम लिखेंगे इनपुट, इंटर करेंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक टाइप एट्रीब्यूट दे रहा है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ आगे क्या होता है, लेकिन हमने सिर्फ इनपुट लिखा है। अब इनपुट कौन सा टैग है, कोई बता सकता है? ये क्लोज ओपन टैग है, क्लोज टैग है, या सेल्फ क्लोजिंग टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। क्योंकि इस ये हमेशा दो के पेयर के साथ नहीं आता, बल्कि एक ही इनपुट होता है, जिस तरह से इमेज का टैग होता है हमारे पास। मैंने इनपुट लिखा तो आपके पास कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ आएगा। अब इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, सही है। इसमें मैं अपना नाम, अपनी चीज़ें जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली इनपुट क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि आप इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखो, अपना डेटा लिखो। अब ये तो आप सिर्फ इनपुट लिखोगे, उससे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो हमने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक एट्रीब्यूट देता है टाइप का। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है कि अब आपने देखी होंगी बहुत सारी फील्ड्स, जैसे कि पासवर्ड जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे लिखते हो, या हमारे एलएमएस जो एसएमआईटी का एलएमएस पोर्टल है, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, से रानी एसएमआईटी, अब इसकी लिंक पता नहीं क्या होगी। अच्छा, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं चल रहा आज। खैर, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। अभी उसकी लिंक इसमें होती है, वैसे आज ओपन नहीं हो रही। अच्छा हाँ, वो क्रोम में होगी। तो हम क्रोम में ही खोलते हैं इसको, क्योंकि हम क्रोम में ही काम करते हैं अपना ये। इसको मैं एज से क्रोम में शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा एलएमएस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ खोलता हूँ। अच्छा, अब पासवर्ड मैं बता रहा था कि डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास फील्ड्स होती हैं। जैसे किसी के अंदर हम सिंपल टेक्स्ट लिखवाते हैं, अब जैसे किसी के अंदर पासवर्ड लिखवाते हैं, तो आपने देखा होगा पासवर्ड में जब आप लिखते हो तो आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप एनआईसी में लिखते हो आपको नज़र आता है। इसी तरह से अगर आपके पास ईमेल है या और कोई चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन यहाँ पे करूँगा, ये ईमेल है, तो ईमेल के अंदर आप कैसे वैलिडेट करोगे कि यूज़र सिर्फ ईमेल ही टाइप करे, ना कि कोई और चीज़ टाइप करे। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं ईमेल ना लिख के और इंटर करूं, तो क्या ये मेरा एक्सेप्ट होगा? ईमेल का तो फॉर्मेट एक अलग होता है, पूरा @ होता है, gmail.com करके होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के यूज़र के इनपुट्स होते हैं, जिसके अंदर नंबर्स, कैरेक्टर्स, ईमेल और बाकी चीज़ें भी होती हैं, जो देखते हैं हम आगे चल के। तो जो टाइप एट्रीब्यूट होता है हमारा, बेसिकली उसका यही काम होता है। हम इनपुट टैग लिख के उसके अंदर टाइप बताते हैं कि किस टाइप का आपको इनपुट लेना है यूज़र से। तो यहाँ पे जब आप टाइप करोगे ना, तो आपको ये सारे टाइप्स बता देगा, बटन, चेक बॉक्स, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, हर चीज़ आपको बता देगा ये। तो बेसिक से ट्राई करते हैं। अगर आपको सिंपल सिर्फ यूज़र से एक टेक्स्ट लिखवाना है ना, कोई भी एक यूज़र टेक्स्ट लिखे, उसके लिए आप कौन सा टाइप यूज़ करोगे? टेक्स्ट का। टेक्स्ट टाइप क्या करता है कि आपको अभी इसमें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको। टेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि आप इसके अंदर टाइप ये भी लिख सकते हो, लेटर्स, नंबर भी लिख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर स्पेशल कैरेक्टर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। इसी की तरह हमारे पास दूसरी टाइप होती है इनपुट की। अभी नेम और आईडी को छोड़ दो, दूसरी टाइप हमारे पास होती है नंबर। आप सिंपल नंबर लिखोगे। तो अब जो दूसरा इनपुट बना है ना, इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ये नंबर हमने इसको टाइप बताई है, तो ये सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, सही है। इस तरह से आप इसके अंदर नंबर बताते हो। उसके बाद नंबर हो गई एक टाइप। अब सिंपल तरीका यही है, आप नंबर के अलावा और क्या कर सकते हो? आपको ईमेल लेना है यूज़र का, तो आप इनपुट लिखोगे इनपुट, और टाइप के अंदर आप बताओगे ईमेल, ठीक है। ईमेल बताओगे जब आप, तो वो उसके अंदर ईमेल टाइप कर सकता है, और वो एज अ फील्ड ईमेल की ही बन जाएगी। अब वो अभी आपको सब सबमिट करते वक्त पता चलेगा कैसे होता है, बट ये कि आप इस तरह से जब भी यूज़र से आपको ईमेल लेना है तो आप टाइप ईमेल रखोगे।
उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया। अब इसी तरह ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं यूज़र की। जैसे कि हमने इनपुट देखा टेक्स्ट लेना है। अच्छा, पासवर्ड की बात करते हैं। अभी तो देखो, अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो तो वो आपको नज़र आ रहा है, सही है। लेकिन आप चाहते हो कि पासवर्ड तो क्योंकि हमें नहीं दिखाना होता, जब हम टाइप करते हैं तो उसे हाइड करना होता है, तो सिंपल एक और टाइप लिखोगे आप इनपुट की, इनपुट, और इनपुट के अंदर आप लिखोगे पासवर्ड। तो अब ये ऐसा पासवर्ड इसको कंसीडर करेगा, और आप इसके अंदर जो भी लिखोगे ना वो आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि ऐसे डॉट डॉट नज़र आएंगे, सही है। तो ये पासवर्ड की टाइप होती है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक इनपुट्स की टाइप्स को यूज़ करना। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये कि अभी मैंने टाइप ये इनपुट्स तो बना दिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन से इनपुट्स में क्या टाइप करना है, सही है। मीन्स के जब आप वेबसाइट देखते हो किसी की भी, तो हर वेबसाइट के अंदर आपको एक प्लेस होल्डर या एक टाइटल दिया हुआ होता है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा होता है कि ये जो इनपुट है ना, इसमें आपने अपना नाम टाइप करना है, ना कि आपने नंबर लिखना है। समझ रहे हो? इसी तरह ये जो है, इसके अंदर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, तो आपको एक चीज़ बताई जा रही होती है। अब उसको कैसे करते हैं, उसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लेस होल्डर। नाम से होता है वो। प्लेस होल्डर लिखोगे, अब इसके अंदर आप यूज़र को मैसेज दोगे कि आपने टाइप क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ इंटर यूअर नेम, ठीक है। जब मैं इंटर यूअर नेम लिखूंगा तो अब वो इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। अब ये लिखा हुआ तो है, लेकिन ये प्लेस होल्डर है। मीन्स के मैं इसके ऊपर टाइप करूँगा, जैसे मैं लिखूंगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इनपुट्स को यूज़र को बता सकते हो कि ये जो इनपुट है इसके अंदर हमें ये वाली डेटा टाइप करनी है। सेम इसी तरह से नंबर आ गए। नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, दोबारा से प्लेस होल्डर लगा देते हैं, इंटर यूअर नंबर। प्लेस होल्डर, आप उससे बोलो इंटर यूअर ईमेल। तो मतलब ये कि ये क्या करता है, यूज़र को यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करता है, यूज़र को पता चलता है कि किस इनपुट के अंदर मुझे क्या टाइप करना है, इंटर यूअर पासवर्ड। तो ये इस तरह से आप लेबल्स लगाते हो। लेबल्स के बाद आपकी जो है ना इनपुट्स रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं कि आपने किस इनपुट के अंदर क्या टाइप करना है, ठीक है, समझ गए। अब ये तो हो गया एक इनपुट और उसके दो एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने टाइप देखी, जिससे आप बताते हो कि इस इनपुट की टाइप क्या है। दूसरा हमने देखा प्लेस होल्डर, जिसके अंदर आप बताते हो कि यूज़र इसके अंदर यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि इस इनपुट के अंदर आपने ये चीज़ टाइप करनी है। इसके अलावा भी हमारे पास, अब ये तरीका वैसे सही है, लेकिन एक और प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि लेट से कि हम अंदर प्लेस होल्डर नहीं लिखना चाह रहे, बल्कि हम अक्सर आपने देखा होगा अंदर ऊपर होता है लिखा हुआ प्लेस होल्डर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर ईमेल की फील्ड आप लोग देखो ना, तो इनपुट ये है और उसके साथ ईमेल ये है, ऊपर लिखा हुआ है, इनपुट के अंदर नहीं लिखा हुआ। वैसे ये तरीका होता है सही, और इसके दूसरे फ़ायदे भी वो हम यूज़ करके देखते हैं। लेकिन प्लेस होल्डर और आप दोनों चीज़ें भी एक साथ दे सकते हो। लेट से कि आप फील्ड को नाम दे दो ईमेल, और प्लेस होल्डर में लिख दो इंटर योर ईमेल। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अभी आप ये तो इस तरह से सिंपल बना रहे थे, लेकिन अब हमें इसको लेबल देना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लेबल बोलते हैं। लेबल देने के लिए क्या होता है कि आप सिंपल एक लिखते हो LABEL, लेबल इंटर, और लेबल के अंदर आप लिखते हो क्या, अब आपने पहला नाम लिखना है तो आप उसको लिख दो नेम। तो इस तरह से कुछ नेम आपके पास लिखा हुआ आएगा, सही है। अब ये जो नेम है वो इसके साथ अभी ये नेम किसी के साथ भी अटैच नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये नेम किसी के साथ भी अटैच नहीं है। कैसे पता चल रहा है, मैं नेम पे ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपने लेट से कि नेम को नेम के साथ अटैच करना है, इस इनपुट के साथ इस वाले लेबल को अटैच करना है। तो आप कैसे करोगे, ये जो फोर इनो का एक एट्रीब्यूट है ना लेबल के अंदर, इस फोर के अंदर आप एक आईडी बताते हो, ठीक है। लेट से कि आप इसको बता रहे हो, आपने नाम लिखा इसका नेम, या इसको रखा नेम इनपुट, ये नेम इनपुट है मेरा। अब ये आपने नाम तो रख दिया, अब आपको इसको अटैच करना होगा अपनी नेम वाली फील्ड के साथ। तो वो कैसे करोगे आप, प्लेस होल्डर के बाद जो हमारा ये नेम है ना, उसी के अंदर हम एक और चीज़ बताते हैं आगे। आईडी से भी होता है, वो नेम से भी होता है। वैसे आप इसके अंदर आप लिखो नेम इनपुट। अब जब मैं नेम पे क्लिक करूँगा, देख रहे हो मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो मेरे नेम वाली फील्ड के ऊपर कर्सर आ गया और उसने उसको हाईलाइट कर दिया। तो अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है।
अगर लेट से कि मुझे इसको नेम के साथ नहीं करना था, ये मुझे इस लेबल को मुझे किसी और फील्ड के साथ करना है, मैं ईमेल के साथ लगा रहा हूँ। अब जब मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो ईमेल वाली फील्ड के ऊपर कर्सर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने लेबल को इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये हर लेबल के लिए, हर इनपुट के लिए एक अलग लेबल होगा, ठीक है। ये तो हमारा एक सिर्फ नेम के लिए हो गया, ये तो हमने नेम के लिए बनाया था। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि नेम इनपुट रखो, आप इसका नाम सिर्फ नेम भी रख सकते हो या यूज़र का नेम लिख सकते हो। बस ये कि ऐसा लिखो कि आपको पता हो कि यूज़र इसके अंदर क्या टाइप करने वाला है। तो आप कुछ भी रख सकते हो अपनी साइड से आईडी। अच्छा, अब उसके साथ हमें इसके साथ भी एक लेबल चाहिए होगा, इसके साथ भी एक लेबल चाहिए होगा। तो कोड मेसी नज़र नहीं आ रहा आपको, मीन्स ये कोड क्या हो रहा है हमारा, थोड़ा सा मेसी हो रहा है। तो हमें कोड को स्ट्रक्चर करना होता है। अब उसके लिए हमने एक टैग पढ़ा है, डिव टैग, जो क्या करता है कि ग्रुप कर देता है आपके एलिमेंट्स को। तो हम चाहते हैं कि हर इनपुट अपने लेबल के साथ एक सेपरेट ग्रुप बन जाए। तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? डिफ से रैप करेंगे। कैसे रैप करेंगे? पहले हम बनाएंगे डिफ, अब उसका ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया, और इस डिफ के अंदर सिर्फ इन दोनों को रैप कर देंगे। तो ये हमारा एक इनपुट डिफ के अंदर रैप हो गया। इसको हम कमेंट भी दे सकते हैं। हाँ, लेबल यहीं क्लोज होगा, लेबल अलग होता है और इनपुट उसका अलग होता है, ठीक है। लेबल आप ऐसे रखते हो, फिर उसके अंदर जो फॉर में पास कर रहे हो ना, वो आप उसकी आईडी में पास करते हो। तो ये हमारा इनपुट इस तरह से हो गया, जिसके अंदर हमने 3 एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। आईडी, आईडी क्या करती है कि आपको लेबल के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। प्लेस होल्डर क्या करता है, यूज़र को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने इनपुट में क्या टाइप करना है। टाइप, आप इनपुट की टाइप बताते हो। अब सेम प्रैक्टिस हम सबके लिए फॉलो कर लेंगे। हम डिफ के नीचे, अब हम नंबर लेना है यूज़र का, तो हम बोलेंगे पहले कमेंट लगा देंगे नंबर इनपुट। कमेंट वैसे ऑप्शनल है, बट ये कि कोड समझ में आता है, इजी हो जाता है, इसलिए हम लगाते हैं। आपने लिखा डिफ, डिफ के अंदर आप इनपुट रखोगे। अब इस इनपुट के साथ हमें क्या बनाना है, लेबल बनाना है इसका। तो हम लिखेंगे लेबल, और इसके अंदर हम लिखेंगे नंबर, या आप लिख सकते हो फ़ोन नंबर। क्या ये सही है? सही लिखा है मैंने? अब ये काम करेगा 4 पे क्लिक करने पे? नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसकी आईडी नहीं डाली। आईडी कैसे डालेंगे हम? हाँ, पहले हम प्लेस होल्डर के बाद एक आईडी दे देंगे इनपुट के नंबर को। हमने इसको आईडी लिखी और इसके अंदर हमने बोला फ़ोन नंबर, यूज़र इसके अंदर फ़ोन नंबर लिखेगा, तो हमने उसके नाम से एक आईडी रख ली। फ़ोन नंबर को ही हमने यहाँ पे 4 में पास कर दिया। अब अगर ये नाम आपके सेम नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेगा, सही है। बिल्कुल आपको सेम नाम रखना होगा दोनों के लिए, तब ये चलता है। तो अब आप फ़ोन नंबर पे क्लिक करोगे, वो आपको हाईलाइट कर देगा कि इसके अंदर अपना टाइप कर लो। अब ये इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप नहीं होती, लेकिन कुछ ई टाइप होता है इसके अंदर, क्योंकि ई जो है ना, वो भी एक, जब आपने अगर थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो, तो लॉन्ग नंबर्स के लिए अब आगे चल के जब हम कन्वर्जन करते हैं ना, तो वहाँ पे ये ई और कुछ इस तरह के अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये कि आप इसके अंदर प्रॉपर टेक्स्ट वगैरह नहीं लिख सकते। उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ आप नंबर लिख सकते हो। अच्छा, अब कोई मुझे एक बात बताएगा कि ये जब मैंने इसको डिव में रैप किया, तो ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ गए दोनों? ब्लॉक तो अलग अलग हो गए, लेकिन अगर मैं डिफ की जगह इसको स्पेन में रैप करता, सही है। अगर मैं स्पेन में करूँगा तो स्पेन इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट में रैप करने से क्या होता है, आपका जो है ना, जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में रहता है और कंटेंट की विड्थ लेता है। अब हमने डिव में इसको रेफ किया है क्योंकि हमें ब्लॉक एलिमेंट चाहिए। ब्लॉक एलिमेंट ने क्या करा, पूरी विड्थ ले ली, तो नेक्स्ट लाइन पे हमेशा वो अगला प्रिंट करेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ ईमेल के लिए भी सेम चीज़ कर लेते हैं, और लास्ट में हमारे पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ कर लेते हैं। तो मैं डिव बनाता हूँ, डिव के अंदर इसको रैप करके लेबल लगाता हूँ। बी आर, बी आर डिफ की जगह नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट आपका रैप नहीं हो रहा। और बी आर हम एच टी एम एल की हद तक यूज़ करते हैं, बी आर एच आर सिर्फ एच टी एम एल तक है। आगे चल के सी एस एस के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, उसमें दूसरी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइन ब्रेक करते हो, क्योंकि
वी आर क्या करता है कि आपकी, अभी तो हम बना रहे हैं ब्राउज़र के लिए वेबसाइट्स, जब हम कल को मोबाइल के लिए भी बनाएंगे वेबसाइट्स तो फिर आपके मोबाइल के ऊपर ये मसला करेगा वी आर। ठीक है, तो इसीलिए हम वी आर को सिर्फ सीखने के लिए एचटीएमएल में पता होना चाहिए कि वी आर होता है, बट हम अवॉइड करेंगे आगे चल के जब हम सीएसएस में सीख जाएंगे कि किस तरह से हमने ये चीज़ें करनी होती हैं। तो ईमेल के लिए भी मैं सेम चीज़ लिख लेता हूँ, ईमेल, और उसको एक आईडी बना के ईमेल के साथ पास कर देता हूँ। मैंने लिखा आईडी, आईडी में ईमेल। सेम इसी तरह से मैंने एक डिव बनाया और उसके अंदर पासवर्ड रखना है, तो मैंने लिखा लेबल, उसके अंदर 4 में लिखा मैंने पासवर्ड, क्योंकि 4 में आईडी देते हैं हम, और उसके बाद मैंने उसका टेक्स्ट लिखा पासवर्ड, और डिव के अंदर मैंने पासवर्ड को रैप कर दिया। और अब मुझे पासवर्ड के साथ इसकी आईडी अटैच करनी होगी, जो कि मैंने ऊपर 4 में दी है, ये वाली पासवर्ड पासवर्ड। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म्स बन गया। ईमेल वाला नहीं आया क्योंकि हमने ईमेल में टेक्स्ट नहीं लिखा था, तो मैंने लिखा ईमेल, तो ये हमारा ईमेल भी आ गया। अब इनको ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो आप इसको दूर करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, बी आर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, पिछला जो असाइनमेंट दिया था ना मैंने, उसमें आप लोगों ने मोस्टली कोशिश की किसी ने कि भाई यहाँ पे मैं इमेज कर दूँ और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख दूँ, लेकिन आप लोगों ने किया, लेकिन क्या करा कि आपने CSS उसमें लगा दी। आप वो काम HTML से भी कर सकते थे, एक है यहाँ पे जिन्होंने किया ये काम, आप थे और एक और है जिन्होंने टेबल यूज़ किया था सेमेंटिक वाले में, वो कौन है, टेबल बनाए थे जिसने, खैर वो फैज़ान नाम है उनका, फैज़ान। हाँ, तो टेबल बना के भी आप लेआउट्स को शिफ्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बना के भी लेआउट करेंगे बाद में, अभी हम लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको स्पेस देना है, तो स्पेस देने के बाद नेम के बाद मैं यहाँ पे बी आर लगा दूंगा एक, इसी बी आर को मैं यहाँ नीचे लगा दूंगा और उसके बाद भी लगा दूंगा। तो मैंने हर डिफ के बाद क्या करा, बी आर लगा दिया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा हमारे हर इनपुट के बीच में। अच्छा, अभी हमारा फॉर्म इसी तरह से बनता है, इसके अंदर हमने लेबल्स को देख लिया, इनपुट्स को देख लिया, लेकिन ये एक पूरा फॉर्म है। अब इसके अंदर आप इसको सबमिट नहीं कर सकते, सही है। क्यों सबमिट नहीं कर सकते, दो चीज़ें मिसिंग है। एक तो बटन मिसिंग है इसका, जिसके ऊपर आप टाइप करके इंटर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करते हो, सही है। दूसरी चीज़, जी, रीसेट तो होता है फॉर्म, लेकिन एक चीज़ और है, मेन टैग है, वो कौन सा है देखो, हमने ये सारी चीज़ें बनाई, इनपुट्स बनाए, अब ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें इसको कलेक्ट करने के बाद भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है फॉर्म टैग का, ये वाला, जो कि इनका क्या होता है, पेरेंट। ये फॉर्म टैग आप लाजमी लिखोगे, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म ही बताता है कि आपने फॉर्म को सबमिट कहाँ करना है और आपकी जितनी भी इनपुट्स की डेटा होती है उसको आगे लेके जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अभी हम इसको सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि सबमिट करने के लिए हमें बैकएंड एपीआईज इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो फिलहाल हम बनाना सीख रहे हैं, सबमिट हम बाद में करेंगे इसको। तो क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, अब आपने ये देखा, ये सारे हमारे इनपुट्स आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इन सब इनपुट्स को फॉर्म में रैप करोगे। कैसे रैप करोगे, एक आपने हेडिंग के बाद फॉर्म टैग ओपन करना है पहले, इस फॉर्म का जो क्लोज टैग है उसको कॉपी करके, वैसे तो आप लोग जब बनाना शुरू करोगे तो आप तो पहले ही लिख लोगे इसको, तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए जो है ना इसको अभी किया है। मैंने इसका क्लोज टैग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और जहाँ पे मेरा ये लास्ट इनपुट खत्म हो रहा है ना पासवर्ड वाला, उसी के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। उससे क्या होगा, जितने भी मेरे इनपुट्स हैं ना वो सारे मेरे फॉर्म टैग के अंदर रैप हो गए। तो ये सही तरीका होता है। इसके अंदर आपका ये फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर आपके ये नेम इनपुट आ गया, उसके बाद नंबर इनपुट आ गया। अब आपको यहाँ पे भी कमेंट लगाना है, लेट से कि आपने लिखा ईमेल इनपुट तो ये आपका ईमेल इनपुट आ गया। ईमेल के बाद आपके पास लास्ट में होता है पासवर्ड का, तो ये पासवर्ड इनपुट आ गया आपका, सही है। पासवर्ड इनपुट हो गया। अब अगर आप देखो ना तो हमारा ये फॉर्म कुछ इस तरह से ऐसे का ऐसे ही है, क्योंकि इसके अंदर कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। बटन से क्या होगा, हम इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो वैसे बटन बनाने के दो तरीके होते हैं।
पहले हम इनपुट पढ़ लेते हैं। तो इनपुट के अंदर ही आपके पास एक और टाइप होती है, लेट्स से कि आप बोलो इसको क्या, सबमिट बटन, एक कमेंट लगाओगे पहले। कमेंट की वजह से ये होता है कि आपका कोड रीडेबल हो जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनपुट। अब एक टाइप के अंदर आपके पास एक और टाइप होती है, कौन सी, बटन होती है। अभी आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके अंदर हमें ना टेक्स्ट भी बताना होता है। तो या तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल, वैसे इसका ना फिर क्लोज टैग लगाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे बटन, इंटर, और उसके अंदर आप लिखोगे अपना सबमिट, अगर आपको सबमिट करना है। तो मेरा कुछ इस तरह से ये सबमिट बटन लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको आप बी आर टैग करके नीचे भी ला सकते हो थोड़ा सा, लेकिन ये बटन है, फॉर्म ये अभी भी सबमिट नहीं करेगा। इसके लिए ना हमें इसको टाइप बतानी होती है। यहाँ पे आप लिखोगे टाइप, और टाइप के अंदर आपके पास 3 टाइप्स आती हैं। एक बटन जो कि आपको नॉर्मल बटन देता है, दूसरा रीसेट। रीसेट से क्या होता है कि आपका फॉर्म रीसेट हो जाता है, जो भी आपने लिखा। इसको ट्राई करते हैं अभी। लास्ट में हमारा सबमिट बटन। तो हमें जब फॉर्म सबमिट करना होता है तो हम टाइप रखते हैं सबमिट। आपने टाइप सबमिट रखी, रखने के बाद अब आपका क्या होता है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे। मैं अपना नाम फिल में लिख रहा हूँ, और उसके बाद नंबर लिख रहा हूँ अपना, और उसके बाद ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड, और मैंने किया सबमिट। तो ये ईमेल को देख रहे हो, क्योंकि हमने इसको ईमेल लिखा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि आप @ लाजमी इंक्लूड करो। इस तरह ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी टाइप ईमेल रखी है। अगर हम ईमेल टाइप नहीं रखते तो फिर वो हमें ये एरर नहीं देता। हम लिखेंगे @gmail.com, और उसके बाद सबमिट करेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया, सारा डेटा हमारा चला गया। इट मीन्स के अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊं, ये खुद ही नाम आ रहा है। पासवर्ड में मैंने लिखा कुछ भी। अब आप ऊपर यहाँ देखना, हमारा पेज रिफ्रेश होगा। और अभी अगर आप देखो ना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं था, लेकिन जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्म ऊपर रिफ्रेश हो रहा है। सही है, रिफ्रेश हो रहा है, मतलब मेरा पेज का डेटा कहीं जा रहा है। लेकिन जा कहाँ रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है जाना कहाँ है। अब बताते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन का। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट में आप बताते हो कि आपने डेटा को भेजना कहाँ है। थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ लेते हैं, नोट्स भी मैंने बनाए थे। बेसिक सिंटैक्स देख लिया। एट्रीब्यूट के अंदर, एक्शन के अंदर हम वो यूआरएल बताते हैं जहाँ पे आपको अपना डेटा भेजना होता है। मोस्टली आगे चल के बैकएंड की एपीआई कॉल वगैरह लग रही होंगी यहाँ के ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको अगर एक तरीका बताऊँ उसको करने का, लेट्स से कि मैं एक और पेज बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट फॉर्म डॉट HTML, और मैं यहाँ पे बॉयलर पीरियड लगा के एक H1 लगाता हूँ, लिखता हूँ यूर फॉर्म सबमिटेड। अब हमें सबको पता है एक पेज बन गया होगा हमारा। लेकिन अगर मैं इस एक्शन यूआरएल में उस फाइल को रख देता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ HTML ही पढ़ी है, इसलिए मैंने सिर्फ HTML की फ़ाइल बनाई है। कल को जब बैकएंड की फाइल्स पढ़ेंगे हम, तो हम यहाँ पे बैकएंड की फाइल्स के पास भी देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से अपना नाम लिखता हूँ, अपना नंबर लिखता हूँ, और एक ईमेल लिखता हूँ, उसके बाद पासवर्ड लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो मेरा फॉर्म कहाँ पे सबमिट हो गया, जहाँ पे मैंने उसको बताया था कि आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए। इस तरह से आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर आप उसको बताते हो कि आपका जो फॉर्म सबमिट होने वाला है वो इस लोकेशन पे सबमिट होने वाला है, जिसके अंदर आप जो भी फाइल दोगे वो उसको उस फाइल पे आपके डेटा को लेके चला जाएगा। एक्शन के साथ हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं मेथड। मेथड में क्या होता है कि हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं, आगे चल के मजीद इसको डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं, एक गेट, एक पोस्ट। पोस्ट मेथड क्या होता है, आपने पोस्टमैन होता है ना जैसे हमारा, जो कि हमारा चिट्ठी लेके जा रहा होता है, लेटर, वो डेटा लेके जा रहा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। तो पोस्ट क्या करेगा,
डेटा को लेके जाएगा। गेट क्या करता है, डेटा को लेके आता है, लेकिन वो आगे की कहानी है, फिलहाल आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल क्या कर सकते हो, दोनों को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप गेट लिखोगे ना, जब अभी मैंने इसको गेट मेथड दिया है गेट, तो जब मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख के सबमिट करूँगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सेम इसी तरह पोस्ट करूँगा जब भी कुछ भी नहीं होगा। अब ये चीज़ आगे की है तो मैं अभी आपको बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये कि इसको इसी तरह से आप पोस्ट मेथड रख सकते हो। सिंपल सा तरीका ये है कि पोस्ट मेथड हमेशा डेटा को भेजने के लिए होता है और गेट मेथड डेटा को लाने के लिए होता है। जब हम एपीआई वगैरह पढ़ेंगे, बैकएंड पढ़ेंगे, तब हम इसको मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। मैंने लिखा सबमिट। अब ये मेरा पेज सबमिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड लगाया। तो आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए गेट मेथड लगा लेना ताकि आपका फॉर्म चल जाए। ठीक है, तो एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं सारा। फॉर्म एक रेपर होता है, उसके अंदर एक एक्शन एक एट्रीब्यूट है जो कि आपकी लोकेशन बताता है कि आपका डेटा कहाँ सबमिट होगा। मेथड आपके पास पोस्ट या गेट हो सकते हैं जो कि डेटा को ले जाने के और लाने के मेथड्स होते हैं, इनको बोलते हैं एचटीटीपी मेथड्स। इसके अंदर और भी मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। डिलीट के लिए होता है, अपडेट के लिए होता है। अच्छा, उसके साथ डिव हमने यूज़ किया है कंटेंट को रैप करने के लिए। लेबल आपकी इनपुट को लेबल देता है। फोर से क्या होता है कि आप उसको किसी भी इनपुट के साथ अटैच कर सकते हो यूजिंग उसकी आईडी। और उसके अंदर हमारे पास इनपुट है, इनपुट के अंदर तीन एट्रीब्यूट हम मोस्टली अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास टाइप, जिसके अंदर हम टेक्स्ट प्लेस होल्डर। हाँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। अभी नेम जी, क्या चीज़, ये नेम? अच्छा हाँ, इसकी कह रहे हो। अब वो हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारा लेबल टैग क्या है, इनलाइन टैग है, और इनपुट टैग क्या है, इनलाइन टैग है। तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अगर ऊपर रखना है ना तो आपको ऐसे करना होगा कुछ, कि आपको एक पहले डिव लगाना होगा ताकि वो हमारा नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। वैसे ये चीज़ अगेन सीएसएस से करेंगे हम, बट ये कि इस तरह से अभी फ़िलहाल अपना काम आप चला सकते हो। अब आपका नेम ऊपर आ गया और यहाँ आ गया। तो इनपुट के अंदर हमारे पास क्या होता है, वैसे सही है, इसको इसी तरह से रख लेते हैं सारों को ताकि ऊपर आ जाए, थोड़ा सा क्लीन नज़र आ रहा है वो। डिफ, डिफ के अंदर हम अपना लेबल रैप कर देंगे। लेबल क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए वो साथ के साथ आ रहा था। जब मैंने उसको डिव में रख दिया तो डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट हो गया। डिव ने क्या करा, उसको फोर्सली नीचे शिफ्ट कर दिया। तो जो हमारा इनपुट है वो हमेशा कहाँ से बनेगा, नेक्स्ट लाइन से बनेगा। सिंपल से अप्रोच है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, आप सिंपल डिव में रैप करके चीज़ों को उसके अंदर रख सकते हो। मैं सारों को डिव में रैप कर रहा हूँ। पासवर्ड, लास्ट पासवर्ड बचा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इस तरह से अच्छा सा फॉर्म नज़र आ रहा है अभी। तो हमने सबमिट, इनपुट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें थी। टाइप, जिसमें टाइप बताते हो, प्लेस होल्डर में यूज़र को टेक्स्ट बताते हो कि क्या टाइप करना है। आईडी आपको पता है किसके लिए काम होती है, लेबल को अटैच करने के लिए होती है। और हमारे पास इनपुट के टाइप होते हैं, बटन्स होते हैं। अब बटन की जगह हमने भी टाइप यूज़ किया है सबमिट। लेट्स से कि हमें एक और बटन बनाना है और उसमें हमने लिखना है रीसेट। अब रीसेट क्या करेगा कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी लेकिन आप उसको हटाना चाहते हो, आपने गलत लिख दिया, आप अपने फॉर्म को रीसेट करना चाहते हो। अब इसको मैं रीसेट करना चाहता हूँ, तो अभी अगर मैं क्लिक करूँगा मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप उसकी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट टाइप अगर आप उसको नहीं दोगे ना तो वो ऐसा सबमिट की काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म के अंदर बना हुआ है। अगर इसको आप बाहर रख दोगे ना, लेट्स से कि मैंने इस दोनों बटनों को फॉर्म के बाहर रखा है, इस फॉर्म के बाहर रखा है, और इसके अंदर मैंने टाइप नहीं दी, इसको अभी सबमिट की टाइप नहीं दी, तो अब क्या होगा, अब मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं कितनी भी दफ़ा क्लिक करूं नहीं सबमिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बटन फॉर्म से बाहर है। हमें उसको फॉर्म का पार्ट बनाना है। जब हम फॉर्म का पार्ट बनाएंगे तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो कैसे कर सकते हैं, हम उसको दोबारा से उठा के यहीं से फॉर्म के अंदर रख देंगे। तो अब हमारा फॉर्म चलेगा। रीसेट बटन जिस तरह से हमारा सबमिट काम करता है, आप उसको टाइप बताते हो सबमिट, तो वो आपका फॉर्म सबमिट करता है। और अगर आप रीसेट में टाइप बताते हो रीसेट, तो वो क्या करता है,
आपके फॉर्म को रीसेट कर देता है। अब मैं इसके अंदर दोबारा से डेटा फिल करता हूँ पहले, ताकि हमें नज़र आए। अब मैं अगर रीसेट करूँगा तो मेरा सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो रीसेट क्या करता है, आपके फॉर्म को रीसेट, और सबमिट आपके फॉर्म को सबमिट करता है। जी हाँ, टाइप नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या टाइप उठाएगा, सबमिट उठाएगा। बटन भी होती है एक टाइप, बटन टाइप दोगे तो ना वो एज अ सबमिट के लिए काम करेगा, ना ही वो रीसेट के लिए काम करेगा, वो एक नॉर्मल बटन बन जाएगा, जिसको हम आगे चल के जावा स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे होंगे मोस्टली। तो फॉर्म हमारा रेडी है, सही है, इसके अंदर यही सब होता है। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हो, जैसे आप लोग इसमें कलर वगैरह डाल देना। और क्या कर सकते हो, एक चीज़ और कर सकते हो, अगर मैं इस पूरे को, एक हमारे पास टैग होता है सेंटर, पढ़ा है आपने सेंटर टैग? नहीं यूज़ होता क्योंकि CSS में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। करके देख रहा हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं चलता है, नहीं चलता, चल रहा है। तो हमारा सारा चीज़ें सेंटर में आ गया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, रहने देना, वही सही लग रहा है। ऐसे ही सही लग रहा है। इसको मज़ीद टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप सेंटर कर सकते हो, वो फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये भी बुरा नहीं लग रहा, इस तरह भी सही लग रहा है। तो एक दफ़ा नोट्स देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ हमारे पास। फॉर्म्स हमने देख लिए, फॉर्म का पेरेंट टैग पढ़ लिया, एट्रीब्यूट्स दोनों देख लिए, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, वैसे आप लोग अगर रिवाइज़ करो वीडियो देख के यहाँ से रिवाइज़ कर लेना। अच्छा, कॉमन फॉर्म्स से एलिमेंट्स होते हैं जैसे इनपुट, पासवर्ड, ईमेल। अच्छा, रेडियो बटन हमने नहीं देखे। रेडियो बटन्स क्या होते हैं कि आपने अक्सर फॉर्म फिल किया होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इस तरह का सवाल होता है। इसी तरह दूसरे सवाल भी हो सकते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ, इन उसके अंदर डेट ली जाती है। लेट से कि मुझे एक यूज़र का फॉर्म बना लिया मैंने, उसका नाम पूछ लिया, नंबर, ईमेल, पासवर्ड पूछ लिया, अब मुझे उससे उसका जेंडर भी लेना है, तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्म के अंदर ही हम क्या करेंगे, लास्ट में पासवर्ड के बाद एक और बनाएंगे, डिव। पहले क्या बनाएंगे, डिव, क्योंकि हमें उसके अंदर रैप करना है उसको। मैंने डिव बनाया, डिव बनाने के बाद हमारे पास रेडियो बटन्स में ना सेम वही है, इनपुट होता है। इनपुट में आप रेडियो बताते हो, उसका रेडियो मीन्स के टाइप उसकी रेडियो रखते हो, और उसके अंदर आईडी। अब इसको पूरे को मैं लिखता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब देखो, सबसे पहले हमने लिखा पी के अंदर जेंडर, जो क्या करेगा, उसको एक हेडिंग देगा। आप ज़रूरी नहीं है पी यूज़ करो, इसकी जगह आप लेबल भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमने एक इनपुट बनाई, इनपुट में हमने टाइप रखा रेडियो। रेडियो क्या करता है, आपको कुछ इस तरह का, इस तरह के चेक बॉक्स बना के देता है, देख रहे हो, ये आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, कुछ इस तरह से आपके पास चेक बॉक्स ऑप्शंस आते हैं। तो हमने एक टाइप रखी रेडियो, जिससे उसने उसको बता दिया कि ये रेडियो बटन वाला चेकबॉक्स बनने वाला है, ना कि टाइप करने वाला बनने वाला है। अगर आप रेडियो नहीं लिखोगे तो वो सिंपल टाइप करने वाला बनाएगा उसको। आईडी, आईडी हमने मेल बनाई, और नेम उसका रखा जेंडर। आईडी आप लोगों को पता है किस लिए यूज़ होती है, लेबल के साथ अटैच करने के लिए। अच्छा, नेम को देख लेते हैं अभी, और उसकी वैल्यू हमने रखी है मेल। अब दूसरी चीज़, लेबल, लेबल में हमने उसकी आईडी पास कर दी, ताकि ये जो है ना इसके साथ अटैच हो जाए। दूसरा, इसी तरह से हमने सेम एज इट इज़ बना लिया, बस उसमें आईडी और ने वैल्यू को चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने मेल की जगह फीमेल, यहाँ पे भी हमने आईडी में मेल की जगह फीमेल, और उसका एक लेबल बना दिया। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, एक इस तरह का चेक बॉक्स बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखो ना, तो एक नेम की फील्ड है। अगर मैं इस नेम की फील्ड को हटा देता हूँ, लेट से यहाँ से भी हटा देता हूँ, और अभी किसी ने नोट किया क्या हुआ, दोनों चेक हो रहे हैं। तो नेम क्या करता है, उनको यूनिक आइडेंट, एक ही अगर आप ग्रुप बनाओगे ना, तो वो क्या करेगा, आप एक ही टाइम पे एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। नेम से और वैल्यू से आप क्या करते हो उसको। अब ये कैसे चल रहा है, अगर मैं इसकी, मैंने यहाँ जेंडर तो लिखा है, इसके अंदर भी मैंने जेंडर लिखा है, ये दोनों कनेक्ट हो गए आपस में। जब मैंने दोनों के नेम में जेंडर जेंडर लिखा, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। लेट से कि मैंने इसकी जगह जेंडर की जगह, या लेट इसकी स्पेलिंग में मैंने गलती कर दी, मैंने ए लिख दिया ई की जगह। अब वो अलग अलग कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो आपको सेम नाम लिखना होता है जब भी आप दो के या तीन के पेयर्स बना रहे होते हो।
जैसे कि मैंने अब ये मेरे पास दो के पेयर हैं तो मैंने दोनों में जेंडर जेंडर पास किया, तो नेम फील्ड से क्या होता है आपकी एक तो फील्ड्स कनेक्ट हो जाएगी चेक बॉक्स के केस में, और भी इसके केसेस होते हैं जो आगे चल के देखेंगे हम, जब हमें डेटा सबमिट करना होता है तब भी हमें ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो अभी हमारे पास ये एक ही ग्रुप बन गया, तो ग्रुप जब बन जाएगा ना वो, तो आपको एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट करने देगा, ना कि दो दो या तीन तीन। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेम का यूज़ करते हैं। लेट्स से कि अगर हमें एक और टाइप बनानी है यहीं पे तो हमारे पास मेल, एक मेल आ गया, एक फीमेल, और इसको हम रखते हैं अदर्स। ये भी ऑप्शन होता है वेबसाइट के अंदर, है ना? तो अब आप क्या करोगे, इसकी आईडी को कर दोगे अदर, उसकी वैल्यू को भी अदर कर दोगे। वैल्यू वैसे ज़रूरी नहीं है, आगे चल के देखेंगे, वैल्यू ऑप्शनल है, ना भी लिखो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अब मुझे बताओ कि अदर इसका पार्ट है। अगर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, मैंने मेल सेलेक्ट किया, वो हमें एक ही सेलेक्ट करने दे रहा है, लेकिन जब मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर भी दे रहा है। अब अगर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो ये ना एक एक टाइम पे बंदा एक ही हो सकता है ना वो मेल हो या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या फिर अदर हो सकता है। ऐसा तो नहीं है वो दोनों चीज़ एक साथ हो जाए या तीनों चीज़ एक साथ हो जाए। तो इसीलिए हम इसको एक ही ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप क्यों नहीं चल रहा है ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर नेम वैल्यू पास नहीं की हुई। मैं इसमें लिखूंगा नेम एट्रीब्यूट, और उसके अंदर मैं जो जेंडर लिखूंगा, तो अब मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब एट अ टाइम एक ही चीज़ सेलेक्ट होगी, या तो मैं फीमेल कर सकता हूँ या मैं अदर कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात आपने नोट की, ज़रूरी नहीं आप इसके ऊपर ही जाके क्लिक करो, आप मेल पे भी क्लिक करोगे तो भी चल जाएगा। अब ये किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, लेबल को हमने आईडी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, उस वजह से हो रहा है ये। फीमेल के केस, इसके केस में नहीं चल रहा है ये, देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसके केस में नहीं चल रहा क्योंकि मैंने 4 के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, आईडी में कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ, अब वो इसके केस में भी चल जाएगा। जिसके नाम पे क्लिक करोगे वो उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो चेक बॉक्सेस इसलिए जब आपके पास ग्रुप कोई 3 से 4 या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में से कोई आपने एक ही सेलेक्ट करानी हो एट अ टाइम, तब आप क्या यूज़ करते हो, रेडियो बटन्स। क्या यूज़ करते हो, रेडियो बटन्स। नेम भी उसके लिए होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इनपुट में आप क्या यूज़ करते हो, ये इनको हिलाना आपके पीछे, ये खड़े हो आप, ब्लू शर्ट वाले खड़े हो, हाँ आप खड़े हो आगे आओ। ये रेडियो समझाओ हमें, यहाँ खड़े होके क्या होते हैं रेडियो। हाँ, तो उसके अंदर लगे रहोगे तो कैसे समझ में आएगा। असाइनमेंट का टाइम ख़त्म हो गया, मैंने क्या बोला हुआ है, सेशन कर रहे हो उस वक्त आप अपनी चीज़ें नहीं चलाओगे। यहाँ खड़े हो जाओ, इधर मुंह करो, सीधा खड़े हो, हाँ खड़े रहो। तो रेडियो बटन क्या करता है हमारा, रेडियो बटन से क्या होता है कि आप मल्टीपल्स में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करवा सकते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो। मैं मुर्गा भी बना सकता हूँ यहाँ पे, सीधे खड़े रहो, बता रहा हूँ। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेडियो बटन का यूज़ करके उसको मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करा सकते हो। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या होती हैं, आपने वेबसाइट के अंदर अक्सर देखा होगा, एक इसी तरह का लगा हुआ होता है जिसके ऊपर टिक क्लिक करते हैं तो वो इस तरह से चेक बॉक्स बन जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक हॉबीज़ हैं। अब अच्छा, दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं, पहले इसको बना के देखते हैं हम। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिव बनाऊँगा, डिव के अंदर ये सारा अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में। अब उससे होगा क्या, कुछ इस तरह से हमारे पास हॉबीज़ में से रीडिंग भी आ रही है और स्पोर्ट भी आ रहा है, दो हॉबीज़ आ रही हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, इसके अंदर आप कोई भी एक ही वैल्यू सेलेक्ट करोगे, या तो आप फीमेल या मेल, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप रीडिंग भी आपकी हॉबी हो सकती है और स्पोर्ट भी आपकी हॉबी हो सकती है। समझ रहे हो? तो इसलिए हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं जब आपके पास इस तरह से उसको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने होते हैं। अब चेक बॉक्स का फॉर्मेट क्या है, वही सिंपल सी चीज़ है। हमने एक पी टैग लगा दिया, इसकी जगह लेबल भी लगा सकते हो, H1 भी लगा सकते हो आप। उसके बाद हमने इनपुट टाइप में हमने क्या रख दिया, सिंपल चेक बॉक्स और आईडी। अब ये नेम देने की ज़रूरत नहीं है वैसे इसके अंदर, लेकिन ये है कि
अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप दोगे ना हर फील्ड के साथ, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करो। और वैल्यू सिंपल है, वैल्यू भी अगर ऑप्शनल है, आगे चल के जब हमें डेटा गेट करनी होती है ना, उस टाइम पे हम वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं। ये आगे का टॉपिक है, इस पे भले अगर नहीं। जी, क्योंकि इसकी टाइप चेक बॉक्स है। अगर आप इसकी टाइप रेडियो रख दोगे तो क्या होगा? क्या कह रहे हो? आपका सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा खड़े होके बोलो। हाँ, ग्रुप तो बन गया, लेकिन ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट किस में है? रेडियो बटन्स में है, चेक बॉक्सेस में नहीं है। देखो दोनों की टाइप अलग है। ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट हमारा रेडियो में आता है। अगर मैं इनकी टाइप भी रेडियो कर दूंगा, अब उसमें पहले ही आपको नज़र आ जाएगा वो स्क्वायर से सर्किल में कन्वर्ट हो गया। अब वह या तो आप रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हो या स्पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप चेक बॉक्सेस लिखते हो ना, तो दोनों की डिज़ाइन में वैसे ही फ़र्क आ जाता है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देख रहे हो, ये स्क्वायर है और ये सर्किल है। तो चेक बॉक्सेस इस तरह से टिक होते हैं, जबकि ये कुछ इस तरह से फिल होता है। इसके अंदर आप टिक करते हो और इसके अंदर आप क्या करते हो? फिल करते हो वैल्यूज़ को। समझ गए? तो चेक बॉक्सेस में ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। चेक बॉक्सेस हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने यूज़र से। और हम रेडियो बटन कब यूज़ करेंगे? जब एट अ टाइम हमें एक ही वैल्यू को चेक करवाना है। बी आर लिखा मैंने ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए नीचे। वैसे अभी हमने और क्या नहीं देखा इसके अंदर। ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं? क्लिक करो तो उसके ऑप्शंस खुल के आ जाएं। वो देखा है आपने वेबसाइट्स के अंदर, आप क्लिक करते हो तो ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। उसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है वो। जैसे कि यहाँ पे कंट्री का ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक और ड्रॉप डाउन बनाता हूँ यहीं पे ही। बटन के बाद बी आर के बाद मैं लिखता हूँ कंट्री ड्रॉप डाउन। कमेंट लगा दिया और यहाँ पे मैंने बनाया डिव के अंदर मैंने सारे को पेस्ट कर दिया। अब ये एक लेबल है, लेबल का अगेन वही काम है। फोर में आप कंट्री लिखते हो, आईडी में आप उसकी आईडी के थ्रू कनेक्ट करते हो, नेम आप उसका कंट्री रख रहे हो, जो कि मैंने बताया आपको किस पर से काम आता है कि आप या तो नहीं, देखो कंफ्यूज नहीं हो, ज़रूरी नहीं है एक ही ऑप्शन वाला सिर्फ चेक बॉक्स में चलेगा, ओ रेडियो बटन्स में चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा, सिर्फ रेडियो बटन्स में इस तरह से चलेगा। तो आपके पास जब आप सिलेक्ट यूज़ करते हो ना, तो कुछ इस तरह से आपके पास ड्रॉप डाउन बना हुआ आता है, जिसके ऊपर क्लिक करने पे आपके पास ये ऑप्शंस खुलते हैं। अब ये नीचे थोड़ा सा स्पेस हमें देना होगा, जैसे कि मैं बी आर और इसको बार बार प्रिंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे स्पेस आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक कंट्री बन गया जिसके अंदर क्लिक कर रहे हो तो आप इसके बाद आपके पास ऑप्शंस खुल रहे हैं, आप कोई सी भी एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। आप यूएस, पाकिस्तान जो भी सेलेक्ट करोगे वो ऊपर इसमें सेलेक्टेड आ जाएगा। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, इनपुट्स इसके अंदर नहीं होते बल्कि इसके अंदर दो टेक्स्ट होते हैं। एक तो सेलेक्ट, जो कि बेसिकली क्या है, पेरेंट है। सेलेक्ट से वो आपको ड्रॉप डाउन वाली फैसिलिटी दे रहा है, जब आप सिलेक्ट बनाओगे तो वो आपको एक सेलेक्टेबल चीज़ें बना के देगा। ऑप्शन क्या होते हैं? जो उस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस आएंगे, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट कैसे है? सेलेक्ट का सिंपल आप सेलेक्ट लिखोगे, आईडी उसके अंदर वही पास करोगे जो फॉर में लिखा हुआ है ताकि वो कनेक्ट हो जाए लेबल के साथ। नेम आप उसका कंट्री रख दो। उसके बाद ऑप्शंस में हमें एक चीज़ बतानी होती है, वैल्यू जो कि पीछे इसकी सेलेक्ट की जाएगी, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आप कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हो। तो ये सिंपल एक होता है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास होता है वैल्यू वाला। अब ये मेरे पास तीन ऑप्शन है, अगर मुझे इसी तरह से चौथा इंडिया का भी एक ऑप्शन बनाना है, कैसे बनाऊंगा? हाँ, हाँ, ऑप्शन का ओपन टैग रख बनाऊंगा मैं पहले। और अभी मैं फिलहाल एक ओपन टैग और एक क्लोज टैग मैंने बनाया है। इसके बीच में मैं इंडिया लिखूंगा, तो मेरे पास अब इंडिया का भी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बैक एंड पे हमें अगर वैल्यूज़ को गेट करनी है तो क्या प्रैक्टिस होती है? वैल्यू की। तो हम लिखते हैं वैल्यू और उसके अंदर इंडिया पास कर देते हैं। तो क्या होता है कि नज़र तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन सही तरीका यही है कि आप उसकी वैल्यू भी लिखो लाजमी। और एक और डिफरेंस ये है कि लेट्स से कि ये तो इंडिया के केस में इंडिया है,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिखाना कुछ होता है लेकिन पीछे डेटा कुछ और सेव करना होता है यूज़र का। जैसे कि हर यूज़र की एक अलग आईडी है, यूनिक आईडी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर पीछे उसकी आईडी रख सकते हो और उसके अंदर उसका नेम रख सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, इतना काफ़ी है फ़िलहाल। वैल्यू आप लाजमी लिखना, जैसे कि मैंने इंडिया कैपिटल में लिखा है आई, लेकिन पीछे मैं वैल्यू छोटे में भेज रहा हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये यूज़र को दिखाने के लिए होती है। जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना, वो आप यूज़र को दिखाने के लिए लिखते हो। वैल्यू जो आप लिखते हो वो अपने पास सेव करने के लिए लिखते हो। तो जो आपके पास सेव होगी ना, वो क्या चीज़ होगी, वैल्यू। लेकिन यूज़र को सिलेक्ट करते वक्त क्या चीज़ नज़र आएगी, उसका टेक्स्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इनपुट्स हो गए जिसके अंदर टाइप्स होती हैं। जेंडर के अंदर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्टेबल आ जाते हैं, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। यही होता है। अच्छा, बटन हमने देख लिए। एक लास्ट आखिरी रहता है, बस इसको भी देख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, जब आपको ज़्यादा डिटेल लिखनी होती है ना, डिस्क्रिप्शन टाइप्स लिखनी होती हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरी इनपुट से। जैसे कि मैं इस बी आर के बाद अगेन एक और डिव लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं डिव के अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का बॉक्स बना हुआ आता है, इसके अंदर आप ज़्यादा डिटेल लिख सकते हो। सही है। अब ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स होता है, मल्टीपल डिटेल्स आ सकती हैं इसके अंदर। ज़्यादा करोगे तो ये स्क्रोलेबल हो जाएगा, लिखते जाओ लिखते जाओ। तो ये मोस्टली हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं टेक्स्ट एरिया, जब यूज़र अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दे, या जो जी फीडबैक के लिए यूज़ होता है। हाँ, फीडबैक थोड़ा सा लंबा देना है, क्योंकि आप फीडबैक के लिए आप सिंपल एक इस तरह की फील्ड तो नहीं रखोगे ना, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाओगे। अच्छा, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। एक तो लेवल वही है जैसे चलता हुआ आ रहा है और उसके अंदर वही हम 4 पास कर रहे हैं। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए आप टेक्स्ट एरिया लिखोगे, ना कि इनपुट। और उसके अंदर आईडी आपको पता है क्यों दे रहे हैं हम, ताकि वो 4 से कनेक्ट हो जाए, लेवल से कनेक्ट हो जाए। नेम मैंने बताया कि इसको हमें एक नेम देना होता है। अच्छा, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं, रो और कॉलम। रो और कॉलम का क्या कॉन्सेप्ट है, सिमिलर टेबल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉलम को बढ़ाओगे, आपने 30 की जगह 50 कर दिया तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। और अगर आप रोज को बढ़ाओगे, 4 की जगह आप लिखोगे, सॉरी, कॉलम्स को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, 50 हो गया, 100 लिखा मैंने तो ये और बड़ा हो गया, क्योंकि कॉलम्स हमेशा ऐसे आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, साइड 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 आते हैं वो एक दूसरे के। जबकि रोज़ हमारी कहाँ आती हैं, नीचे आती हैं। तो जब मैं रो ऐड करूँगा तो मेरी यहाँ पे रो ऐड होगी, तो मेरा ये ऑटोमेटिक हाइट बढ़ जाएगी। अगर मैं रो बढ़ाऊँगा, मैं 4 की जगह रखता हूँ 10, तो मेरी हाइट भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, रो से हाइट बढ़ेगी और कॉलम से आपकी विड्थ बढ़ेगी। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हमने। अभी फॉर्म्स में यही सब होता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये कि इन इतनों से आपका काम हो जाएगा। अब आपको टेक्स्ट लेना, नंबर लेना, ईमेल लेना, हर चीज़ पता है कैसे लेनी है आपने यूज़र से, उसकी डिस्क्रिप्शन लेनी है। टेक्स्ट एरिया यूज़ करोगे, एक ऑप्शन सेलेक्ट कराना है, रेडियो बटन का यूज़ करोगे, मल्टीपल सेलेक्ट कराने, चेक बॉक्स का यूज़ करोगे। तो इस तरह से आप, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप सेलेक्ट का यूज़ करोगे और उसके अंदर उसका ये फॉर्मेट देख लोगे। अब ये फॉर्मेट अगर आपको अभी बहुत सारा लग रहा हो तो सिंपल, आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास कोड भी है, अपने पास से पढ़ना, एक दो दफ़ा लिख के ट्राई करना। तो क्या होगा, प्रैक्टिस होगी तो खुद ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें कैसे चल रही हैं। लास्ट में पुट करना, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने सारी चीज़ों को एक साथ रखा तो हमारा क्या हुआ, एक फॉर्म बन जाएगा। अब इसमें एक प्रैक्टिस असाइनमेंट क्या है आपके पास, जो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया ना, उसके कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आप क्या बनाओगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे, जिसके अंदर यूज़र क्या देगा, अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, नेम, ईमेल, किस कंट्री से है वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखी हैं वैसे, बट ये कि आप इसको और अपनी साइड से कर सकते हो। जैसे फील्ड्स में आपने उससे नेम ले लिया, उसका ईमेल ले लिया, सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के लिए आप टेक्स्ट यूज़ करोगे। मैसेज के लिए क्या, वो मैसेज आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, मैसेज के लिए क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट एरिया यूज़ करोगे। जैसे ईमेल लिखते हैं ना हम, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट के थ्रू, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए कर रहे हो। जैसे हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हम सब्जेक्ट में बताते हैं कि ये ईमेल इस पर्पस की वजह से आपके पास आया है, तो सब्जेक्ट।
हाँ, सब्जेक्ट तो सिंपल टेक्स्ट इनपुट होगा, उसकी लेबल में आप सब्जेक्ट लिख दोगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जेंडर उससे पूछ लो आप, रेडियो बटन का यूज़ करके, हॉबीज़ पूछ लो उसकी, कंट्री पूछ लो कहाँ से, और लास्ट में उसको सबमिट करा दो और रीसेट का ऑप्शन भी दे दो कि अगर वो गलत लिख ले तो रीसेट कर सके। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है और इस लेक्चर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप ये लोग पूरा फॉर्म बना लोगे अपने पास। अपना आपने जो पोर्टफोलियो बनाया ना उसी के कॉन्टैक्ट पेज पे बना के और उसको सबमिट कर देना। इसके लिए हम अलग सबमिशन के लिए बना लेंगे असाइनमेंट पोर्टल पे, वहाँ पे आप इसको सबमिट कर लेना। किसी का कोई सवाल है या क्लियर है सब? जी, वो जावास्क्रिप्ट से होगा, आगे चल के करेंगे उसको, वो प्री फील्ड होती है। वैसे एक चीज़ कर सकते हैं लेकिन ये कि बेस्ट सही तरीका नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। लेट से कि ये हमारा ईमेल है, अब इसकी ये इनपुट है। अब मैं बता रहा हूँ वैल्यू एक एट्रीब्यूट है हमारी। हेलो आप दोनों आगे, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको। मैंने बोला हुआ है कि लेक्चर के टाइम पे ना हंसी मजाक या बातें नहीं होनी चाहिए। ये ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल के ऊपर मैंने बताया वैल्यू क्या करते हैं हम, यूज़र से उस इनपुट की वैल्यू लेके सेव करते हैं। तो ये वैल्यू क्या होती है, बेसिकली जो आप टाइप कर रहे होते हो ना वो इस वैल्यू में स्टोर हो रहा होता है पहले, फिर सबमिशन के टाइम पे वो यहाँ से उठ के आगे चला जाता है। तो अगर मैं इसके अंदर @gmail.com लिख दूंगा वैल्यू के अंदर, तो कुछ प्री फील्ड आ गया वो मेरे पास पहले से। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, मैंने बताया आपको, जब भी यूज़र इसके अंदर इनपुट्स लिखता है ना तो वो वैल्यू में जाके स्टोर होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो जब आप सबमिट करते हो फॉर्म को तो यहाँ से चीज़ें उठ के आपके बैकएंड पे चली जाती हैं, डेटाबेस में सेव हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आपको पी फील्ड दिखानी है ना आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन अब इसमें मसला क्या आएगा, आपने ये तो लिख दिया लेकिन जब यूज़र टाइप करने लगेगा तो उससे आगे लिखवाएगा पीछे की जगह, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पीछे जाना पड़ेगा, फिर अपना ईमेल टाइप करना पड़ेगा। तो सही है, अगर आपको ऐसे रखना है ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन इसका अच्छा तरीका होता है कि आगे पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे कैसे होता है। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू में कोई चीज़ टाइप करोगे तो वो प्री फील्ड आएगा। अच्छा सवाल था इनका। और किसी का कोई सवाल है? सेलेक्ट ऑल, ऑल कंट्री से कैसे हो सकते हो आप, एक ही कंट्री से हो सकते हो ना। फिर किसी भी कंट्री से हो सकते हैं ना, तो हमने 4 कंट्री के ऑप्शन दिए, इन्हीं 4 में से किसी में से एक में से होगा ना वो, या तो वो यूएसए का होगा या इंडिया का यूके का होगा। अगर वो जर्मनी का है तो आप जर्मनी का ऑप्शन डाल दो इसके अंदर, सऊदी अरब का है वहाँ का ऑप्शन डाल दो, एक और कंट्री डाल दो। हम्म, वो जावा स्क्रिप्ट से होगा, सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट से होती है। देखो, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डिफरेंस बताया था जावा स्क्रिप्ट और HTML और CSS के बीच में। आप सपोज करो कि आप वेबसाइट पे उस आई बटन की बात कर रहे हो ना, आई बटन पे क्लिक कर रहे हो तो रिस्पॉन्स दे रहा है वो आपको, आपसे बात कर रहा है ब्राउज़र। जब आप आई बटन पे क्लिक कर रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स में आपको पासवर्ड शो कर रहा है वो, तो ये क्या हो गया, बिहेवियर हो गया वेबसाइट का, इंटरेक्शन हो गई। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिहेवियर इंटरेक्शन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें फ़िलहाल सिंपल HTML से हम नहीं कर सकते। एक चीज़ है वैसे, अगर आप एज खोलो ना किसी किसी ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन वो चीज़ होती है, लेकिन वो हर जगह नहीं होती। जाओ बैठ जाओ, लेक्चर के टाइम पे ना ध्यान से लेक्चर सुना करो। अब ये कभी कभी नज़र आएगा आपको, कभी कभी इस ब्राउज़र के अंदर ना कहीं कहीं आपको शो होता है वो आइकन। अब या तो हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है इसलिए शो नहीं हो रहा। हाँ, किसी किसी में हो जाता है, किसी किसी में, सिस्टम की बात नहीं है वो, हमने बहुत सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए शो नहीं हो रहा वो। तो अब ये सिर्फ इस ब्राउज़र में चलेगा एज में, लेकिन क्रूम में नहीं चलेगा, फायरफॉक्स में नहीं चलेगा। तो हमें हर जगह चलाना है तो उसके लिए फिर हमें उसको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा बिहेवियर वेबसाइट का पता होना चाहिए, फिर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब उसमें लगेगा टाइम, पहले हम HTML कवर कर लें फिर हम आगे की चीज़ें भी देख लेंगे। और किसी का सवाल है? सब क्लियर है? कॉपी पेस्ट, वो फॉर्मेट की बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, इनपुट तक था, ईमेल हो गया, ईमेल भी क्लियर है आपको, पासवर्ड भी क्लियर है। जेंडर वाले में कॉपी पेस्ट किया था मैंने,
तो इसके अंदर क्या है कि डिव है, आपको पता है डिव हम क्यों लगा रहे हैं, रैप करने के लिए। पी हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम उसको टाइप टेक्स्ट दे सकें कि यहाँ पे ये जेंडर के लिए चेक बॉक्स बना है। अगर मैं इसको नहीं बनाऊँ, वैसे तो हमने उसके नाम ही ऐसे लिखे हैं मेल फीमेल, तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए लिख रहे हैं पी टैग में जेंडर, ताकि उसको पता चले कि जो ये चेक बॉक्सेस बने हुए हैं जो वो जेंडर के लिए बने हुए हैं। उसके बाद इनपुट सेम टैग है वही उसी तरह से, सिर्फ हमने टाइप में उसकी टाइप चेंज कर दी, टेक्स्ट से रेडियो कर दिया, ताकि वो रेडियो बटन बन जाए। आईडी का मैंने बताया आपको, फोर उसके लेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए होती है। अच्छा, इसके अंदर लेबल मैंने बाद में लिखा है, पहले भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन फिर वो ना फॉर्मेट उसका ख़राब हो जाएगा। अगर मैं इसको लेबल को ऊपर लेके जाऊँ इनपुट से, तो अब ये मेल और उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है, तो ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन सही स्टैंडर्ड क्या है इसका, वेबसाइट्स में कैसे यूज़ होता है, हमेशा पहले होता है, तो इसीलिए हमने उसको पहले रखा था। ठीक है, तो हमेशा वो पहले आता है फिर उसका नाम आता है। अगर आपको इसका फॉर्मेट सेंटेक्स याद ना हो ना, तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, नोट्स आपके पास हैं, आप उसको देख के 1 से 2 बार बनाओगे ना, खुद ही आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी तो सारा सिंपल है, इनपुट है, बस उसमें टाइप्स आपने चेक करनी है। और इसके अंदर बस ये याद रखना कि नेम अगर आप सेम दोगे तो वो सबको ग्रुप करेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं करेगा। ये किसके केस में है, रेडियो बटन के केस में। बाकी चेक बॉक्स में अगर आप भले सेम नेम दो तो मसला ही नहीं है, क्योंकि वो चेक बॉक्स है, वो उसके अंदर वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है ग्रुप वाला। ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ रेडियो बटन के अंदर आता है। कंट्री के लिए सेलेक्ट होता है हमारे पास, ये लेबल तो हमने उसको नाम दिया हुआ है, यहाँ से शुरू होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर आप जितने भी ऑप्शंस होंगे ना वो रखते जाओगे, तो वो सब आपस में इसके चाइल्ड्स बन जाएंगे, और एक जब आप ओपन करोगे ड्रॉप डाउन, तो उसके अंदर आपको वो ऑप्शंस नज़र आएंगे जो जो आपने ऑप्शंस रखे हुए होंगे। ठीक है, बस टेक्स्ट एरिया है। और कोई सवाल है? क्लियर है सब? ठीक है, तो अभी टाइम है हमारे पास, प्रैक्टिस कर लो आप इसको, अपने पोर्टफोलियो के पेज पे ही बना लो। और जिनका पिछला काम, अरे यार शिट,